नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में शामिल हैं या नहीं। देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये देश की सभी परीक्षाओं में आता है। आईएएस किसी भी स्टेट का, पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का, आरएएस, ईओआरओ, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ऑल इंडिया सारी परीक्षाओं में आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आज हम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक स्पेशल कंसेप्ट समझ रहे हैं। अनुच्छेद 13 हमारी पिछली क्लास में हो गया है। तो अनुच्छेद 13 सबसे पहले तो जो हेडिंग है ना, क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में शामिल हैं या नहीं, ये चीज अगर हमको समझनी है तो पहले हम अनुच्छेद 13 में क्या है ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि उस अनुच्छेद 13 में जो दिया गया है उसमें विधि या कानून की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल है या नहीं। तो पहले देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है। देखिए, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के जो मूल अधिकारों में है उसमें एक स्पष्ट प्रावधान है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, मतलब उनमें कटौती करे या उनका हनन करे या उनसे असंगत हो। अगर मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली या उनसे असंगत होने वाली कोई विधि या कानून संसद बनाएगी तो न्यायालय उसको न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा रद्द कर देगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13 में। अब डिबेट यहां से आगे स्टार्ट होती है कि ठीक है भाई, संसद ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों में कटौती करता है या उसका हनन करता है या उससे असंगत होता है या उसका अल्पीकरण करता है। लेकिन क्या इस विधि या कानून की परिभाषा में, गौर करिए, इस विधि या कानून की परिभाषा में केवल संसद की साधारण विधि या साधारण कानून ही शामिल हैं या संविधान संशोधन भी शामिल हैं? संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं। डिबेट ये स्टार्ट हुई कि संसद की विधि या कानून की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 13 में विधि या कानून शब्द, उसमें केवल संसद की साधारण विधि ही आएंगी या संविधान संशोधन भी शामिल होंगे। मतलब क्या संसद साधारण कानून या साधारण विधि के द्वारा अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, न्यायालय सिर्फ तभी उनको रद्द करेगा, या संविधान संशोधन के द्वारा भी अगर मूल अधिकारों में कोई कटौती या हनन या अल्पीकरण या कोई चेंजेज करती है, न्यायालय उनको भी रद्द करेगा? इस डिबेट में जब ये स्टार्ट हुई तो उसके संबंध में न्यायालय ने बहुत सारे वाद मतलब जो केस न्यायालय में चले, सुप्रीम कोर्ट में चले, उनमें अलग अलग समय पर न्यायालय ने अलग अलग निर्णय दिए और वहां पर एग्जामिनर आपसे सवाल पकड़ता है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा केस आया था, न्यायालय के निर्णय क्या आए इस संबंध में? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। अब ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद लिखा होता है, कई किताबों में शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद लिखा होता है। असल में भारत संघ के खिलाफ एक केस था जिसमें बिहार और पश्चिमी बंगाल को भी पार्टी बना दिया गया था। इसलिए कई बार लिखा होता है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद, कई बार लिखा होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। तो आप शंकरी प्रसाद नाम से पकड़िए। ये केस आया था 1951 में। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि में केवल साधारण विधि या कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या है? शंकरी प्रसादवाद में क्या निर्णय दिया कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की जो परिभाषा है ना, इसमें केवल साधारण कानून या साधारण विधि शामिल होंगे, संविधान संशोधन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संसद केवल साधारण विधि या कानून बना रही है और जब अगर मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है या कटौती हनन कर रही है, जब तो न्यायालय रद्द कर देगा, क्योंकि संविधान में क्लियर लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में कि ऐसी कोई विधि या कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है, न्यायालय उसको रद्द कर देगा। तो शंकरी प्रसाद में निर्णय दिया कि उस 13 अनुच्छेद के अंतर्गत जो विधि दे रखा है शब्द, उस विधि में केवल साधारण कानून या विधि शामिल होंगे, संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन करके तो आप मूल अधिकारों में कोई भी कटौती या हनन या वृद्धि या किसी भी प्रकार का चेंजेज कर सकते हो, साधारण विधि या कानून के द्वारा नहीं कर सकते। तो शंकरी प्रसाद वाद में क्या निर्णय आया
कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द दिया हुआ है, यह विधि या इस विधि शब्द में केवल साधारण विधि या कानून शामिल होगा, संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि साधारण कानून या साधारण विधि के द्वारा तो मूल अधिकारों में कोई भी अल्पीकरण या असंगतता या कटौती या हनन न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा, संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। चलिए अगला केस जो आया वो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965। इस वाद में जो शंकरी प्रसाद वाद वाला निर्णय था, न्यायालय ने सेम उसको रिपीट कर दिया। इसका मतलब क्या है? सेम वही कंडीशन कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि या कानून की परिभाषा में साधारण विधि या कानून तो शामिल है, लेकिन संविधान संशोधन शामिल नहीं है। मतलब आप मूल अधिकारों में कोई भी कटौती या हनन साधारण विधि या साधारण कानून के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा कर सकते हो। सेम डिसीजन, लेकिन यहां चेंज होता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में आया। इसमें पुराने निर्णय बदल दिए गए। न्यायालय ने पुराने निर्णय बदल दिए। पुराने निर्णय क्या थे? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि या कानून की परिभाषा में केवल साधारण विधि या साधारण कानून शामिल होंगे, संविधान संशोधन शामिल नहीं होंगे। इनको चेंज कर दिया। अब गोलकनाथ में नया निर्णय क्या दिया न्यायालय ने कि अनुच्छेद 13 में जो विधि या कानून की परिभाषा दी गई है, उसमें साधारण विधि या कानून के साथ साथ संविधान संशोधन अधिनियम भी उसी विधि की परिभाषा में शामिल हैं। और यह बहुत बड़ा सवाल बनता है, एग्जामिनर यहां टच करता है विद्यार्थी को कि अनुच्छेद 13 में विधि या कानून की परिभाषा में संविधान संशोधनों को भी किस वाद के तहत न्यायालय ने शामिल कर दिया था? गोलकनाथ वाद। पुराने निर्णयों को बदल दिया था। हालांकि न्यायालय ने साथ में यह निर्णय भी दिया कि यद्यपि पहले ऐसे बहुत सारे कानून बन चुके हैं जिनके अंतर्गत संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, कटौती या हनन भी हुआ है या अल्पीकरण या संगतता आई है, तो हम पास्ट में या पीछे भूतकाल में बने हुए कानूनों को तो रद्द करेंगे नहीं, क्योंकि काम काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन भविष्य में इस प्रकार के संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कोई भी कटौती, हनन या अल्पीकरण या संगतता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में साधारण कानून या विधि के साथ साथ मूल अधिकार भी शामिल हैं। इसे भविष्य लक्षी अति निर्णय का सिद्धांत कहा गया। न्यायालय ने क्लियर कहा कि भविष्य में इस प्रकार संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कोई कटौती, हनन नहीं होना चाहिए। पास्ट में जो हो चुका है उसको तो हम रद्द करेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कहा गया। अच्छा, जो गोलकनाथ वाद था ना, इसमें न्यायमूर्ति डी सुब्बा राव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति डी सुब्बा राव की अध्यक्षता में। कितने सदस्यीय? 11 सदस्यीय। और इसमें निर्णय दिया कि भविष्य में ऐसे कोई कानून नहीं बनने चाहिए जो भले ही साधारण विधि या कानून को तो हम पहले ही रिजेक्ट करते थे, संविधान संशोधन करके भी जो मूल अधिकारों में कटौती या हनन करेंगे उनको भी हम रद्द कर देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की जो परिभाषा है उसमें साधारण कानून के साथ साथ संविधान संशोधन भी शामिल हैं। यह निर्णय आया। इसे भविष्यलक्षी अति निर्णय का सिद्धांत कहा गया तथा भूतलक्षी अधिमान्यता का सिद्धांत कहा गया। भूतलक्षी अधिमान्यता का मतलब है कि भूतकाल में जो इस प्रकार के कानून बने हैं उनको तो हम मान्यता दे रहे हैं, उनको तो हम रद्द करेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसे नहीं होने चाहिए। अब एग्जामिनर यहां पकड़ता है भविष्यलक्षी अति निर्णय का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों से संबंधित किस वाद में दिया था? गोलकनाथ वाद में। भूतलक्षी अधिमान्यता का सिद्धांत किस में आया था? मूल अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ वाद में। तो अब कंडीशन क्या आ गई है ये गोलकनाथ वाद 1967 के बाद कि संसद ना ही तो साधारण विधि के द्वारा और ना ही संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कोई कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों में अल्पीकरण करे या उनसे असंगत हो, मतलब या कटौती करे या हनन करे। ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती है। सिर्फ साधारण विधि के द्वारा ही नहीं, संविधान संशोधन करके भी नहीं बना सकती है। तो ये स्थिति नागवार गुजरती है भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने फिर क्या किया? न्यायालय के इस निर्णय को, गोलकनाथ वाद को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 करके इंदिरा गांधी सरकार ने यह कानून बनाया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। समझ गए? मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियमों पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल
कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियमों पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने यह कानून बनाया? 24वां संविधान संशोधन 1971। एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, गोलकनाथवाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया? 24वां संविधान संशोधन 1971। अब गेंद गई न्यायालय के पाले में, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने क्लियर कट कानून बना दिया कि हम संसद हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम ऐसा कोई भी संविधान संशोधन करके ऐसा कोई भी कानून बना सकते हैं जो अकेले मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अब न्यायालय क्या निर्णय दे रहा है? फिर आया एक ऐतिहासिक वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इसमें न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? न्यायमूर्ति एम सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी और उसने 24वें संविधान संशोधन 1971 जो कि संसद के द्वारा किया गया था, इसको स्वीकार किया कि भाई ठीक है, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बात हम आपकी स्वीकार करते हैं, क्योंकि संसद देश की जनता का एक प्रतिनिधित्व है या आईना है। आप देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकते जो कि संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को बदले या बिगाड़े। अगर आपने ऐसा कोई संविधान संशोधन कर लिया जो संविधान के मूल ढांचे को चैलेंज कर रहा है या उसको बदल रहा है या बिगाड़ रहा है, तो हम उस संविधान संशोधन को भी रद्द कर देंगे। और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगड़ रहा है या नहीं बदल रहा है या उसको चैलेंज नहीं कर रहा है, तो फिर आप मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो। अर्थात इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा है, वह विधि की परिभाषा केवल साधारण कानून या साधारण विधि पर ही लागू होगी, संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। मतलब साधारण विधि, प्रेजेंट कंडीशन, साधारण विधि या साधारण कानून के द्वारा आप मूल अधिकारों में कोई कटौती या हनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन करके कटौती या हनन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे न्यायालय ने यह बैरियर भी केशवानंद भारतीवाद में लगा दिया, ऐसा कोई संविधान संशोधन भी नहीं करोगे जो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि या कानून की परिभाषा जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, वह केवल साधारण विधि या साधारण कानूनों पर लागू होती है, संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होती। ये बस आज की चर्चा थी। देखो, कंसेप्ट काफी डेप्थ है, 2-3 बार इस वीडियो को सुनना। लोग नौकरी लग जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, आईएएस आरएएस के एग्जाम दे लेते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, कम से कम पीसीएस लेवल पे आरएएस वगैरह पे हो जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। और ये राजस्थान में आरएएस की परीक्षा, ईओआरओ भर्ती, यूपी में यूपी टेट, पीजीटी या ऑल इंडिया की कोई भी परीक्षा, सभी में आता है। कंसेप्ट बहुत वाइड है और डेप्थ है, आप इसको समझें। सवाल जब टच होगा तो भीड़ से अंतर करेगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान और राजनीति विज्ञान में डेप्थ में अपनी नॉलेज क्रिएट करने के लिए और अच्छे कंसेप्ट प्राप्त करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।